हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। पिछले जो लेक्चर्स हम लेते जा रहे हैं ना, ये चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने कई सारे लेक्चर्स डिस्कशन कर चुके हैं। आपने भी कई सारी चीज़ें अभी तक लर्न कर लिया है। हमने फोर्स, फील्ड, फील्ड लाइंस, पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल हमने पोटेंशियल का डिस्कशन शुरू कर दिए हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, प्रीवियस लेक्चर में इसको डिफाइन कर लिया गया है। देखिए, अभी तक काफ़ी सारे लेक्चर्स आपको आ चुके हैं, उसको अच्छे से लर्न कर लीजिए। अच्छे से लर्न करने के बाद नोट कीजिए और उसको रिवाइज भी कीजिए। ओके। रिवीजन करने के बाद उस पर कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए, पिछले क्लास में पोटेंशियल को हम किस तरीके से डिफाइन किए, कैसे डिफाइन किए थे, याद कीजिए। सबसे पहले ये स्टेटमेंट याद कीजिए जो मैंने लास्ट क्लास आपको बताया था। ठीक है ना। स्टेटमेंट क्या था, ये था पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन। पोटेंशियल डिफरेंस मींस फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अगर आप एक्सटर्नल फोर्स का वर्क लेते हैं तो यहाँ पे आपको प्लस साइन यूज करना पड़ेगा। सो पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट चार्ज, for unit charge when the test charge is taken from initial position to final position। तो इस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कर सकते हैं। और आप इनिशियल स्टेट को अगर इन्फिनिटी लेते हैं जो कि हमारे लिए रेफरेंस है, पर जरूरी नहीं है कि रेफरेंस हमेशा इन्फिनिटी में भी होगा, जरूरी नहीं है। अगर इन्फिनिटी को रेफरेंस लेते हैं सो वी आई टेंडिंग टू इन्फिनिट विल बी इक्वल्स टू जीरो। तब आप फाइनल पोजीशन पे पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं, फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? नाउ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स फॉर यूनिट चार्ज व्हेन द टेस्ट चार्ज इज टेकन यूनिफॉर्मली फ्रॉम इन्फिनिट टू दैट पॉइंट। ठीक है। जो फाइनल पॉइंट है, जो फाइनल पोजीशन है, वही तो प्रेजेंट स्टेट है। तो प्रेजेंट स्टेट में आप पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो था, ये पोटेंशियल का डेफिनेशन था जो हम लास्ट क्लास कर चुके हैं। जब भी हम टेस्ट चार्ज को लेते हैं, जब हम चार्ज को मूव करते हैं, हम चार्ज को कैसे मूव करते हैं, यूनिफॉर्मली मूव करते हैं। उस चीज को हमेशा ध्यान में रखिए। ठीक है, चलेगा। तो वन से डेफिनेशन हमने ले लिया था। और क्या किया था लास्ट क्लास, यस, हम एक पॉइंट चार्ज लेके, पॉइंट आइसोलेटेड सोर्स चार्ज लेके उसका पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकाला था। ये तो था डेफिनेशन, है ना। और एक्सप्रेशन क्या था, एक्सप्रेशन ये था कि v इज इक्वल टू 1/4πε0 q बाय r। और ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव। अगर नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल होगा नेगेटिव, है ना। तो ये इसका एक्सप्रेशन है, इसको भी आप ध्यान में रखिए। और फाइनली रिंग जो है, अगर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है, चार्ज्ड रिंग, उसका भी हम पोटेंशियल का एक्सप्रेशन फाइंड आउट किए थे। रिंग का एक्सिस में, अगर ऐसा रिंग हॉरिजॉन्टल है और एक्सिस वर्टिकल है, तो एक्सियल पोजीशन पे पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या था, 1/4πε0 ओके q अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट। ये था रिंग का पोटेंशियल। और अगर हम रिंग के सेंटर में चले जाते हैं तो सेंटर मीन्स x को जीरो लेना पड़ेगा, इसलिए पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ रिंग क्या होगा, 1/4πε0 इंटू q बाय कैपिटल R। सो दिस इज पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ रिंग। समझ पा रहे हैं? तो ये सारे एक्सप्रेशन हम लास्ट क्लास जो है डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम इसका आगे बढ़ना चाहते हैं। तो रिंग का थोड़ा बेटा याद करो। जब मैं रिंग का पोटेंशियल का फॉर्मूला बताया, जब हम रिंग का पोटेंशियल का डिस्कशन कर रहे थे, मैं आपको क्या बताया था, अगर रिंग है, रिंग का सेंटर में आपको पोटेंशियल चाहिए, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, पोटेंशियल का फॉर्मूला सेम होगा जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। सो पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ रिंग विल बी इक्वल्स टू 1/4πε0 q बाय r। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, उससे कुछ फर्क नहीं गिरता, उससे कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। सेंटर में पोटेंशियल का फॉर्मूला यही रहेगा। हमने इसको लास्ट क्लास आखिरी में डिस्कस किया था। ये भी थोड़ा बेटा इसको रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, चलेगा। वंस आपकी ये सारे एक्सप्रेशन मालूम पड़ गया, तो अभी हम आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस लूंगा मैं, जो कि रिंग के पोटेंशियल को बेस करके या पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल को बेस करके हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, हम डिस्क का पोटेंशियल निकालेंगे। ओके, चलिए स्टार्टिंग में हम सबसे पहले एक क्वेश्चन ले रहे हैं। ध्यान दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है आपके सामने, यहाँ पे 4 चार्जेस है, 4 चार्जेस, जो कि ये एक स्क्वायर ले लेते हैं, आप इसको स्क्वायर मान सकते हैं। स्क्वायर का जो कॉर्नर है ना,
वहाँ पे चार्जेस है, ये सपोज प्लस क्यू चार्ज है, ये चार्ज प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है और ये माइनस क्यू है। सारे जो साइड्स है उनका लेंथ आपको ए दिया है, मान लेते हैं लेंथ क्या दिया है, ए दिया है, करेक्ट। तो नाउ आपको बस एक डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया है और आपको पोटेंशियल का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। बस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपको पूछा गया है कि व्हाट इज पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। सपोज ये मिडिल पॉइंट है, ये मिडिल पॉइंट होने की वजह से, जैसे कि आप इसको इस पॉइंट को ए मान लीजिए, ठीक है, ये पॉइंट को ए मान लेते हैं। सो क्वेश्चन पूछा गया है, सो व्हाट इज पोटेंशियल एट द पॉइंट ए। पोटेंशियल स्केलर या वेक्टर है, लास्ट क्लास आपको बताया गया था पोटेंशियल इज अ स्केलर, है ना। स्केलर होने की वजह से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्शन का कोई कंसेप्ट नहीं है। अगर फील्ड होता तो हम डायरेक्शन के बारे में जरूर सोचते, अभी तो हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। सो बताइए, अगर आपको ए पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको सभी चार्ज के इफेक्ट लेना पड़ेगा। आपको पहले से बताया गया है कि जब हम फील्ड निकालेंगे या पोटेंशियल निकालेंगे, मैं ये बात आपको फील्ड के लिए बताया था कि कोई भी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, देन यू हैव टू कंसीडर द इफेक्ट ऑफ ऑल सराउंडिंग चार्जेस। ओके, एकदम सिमिलर केस है। तब हम क्या निकलते थे, फील्ड निकालते थे। आज हम क्या निकल रहे हैं, पोटेंशियल निकाल रहे हैं। अगर आपको ए पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, सो सेम कंसेप्ट है, यू हैव टू कंसीडर इफेक्ट ऑफ ऑल सराउंडिंग चार्जेस। जैसे कि आपके यहाँ पे 1 2 3 4 चारों चार्ज का जो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। ओके, तो बेटा बताओ, अभी तो आपके दिमाग में आ गया हो गया, कैसे सोचोगे। यस, ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहाँ है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहाँ है। पॉइंट जो है वो इस साइड का मिडिल पॉइंट है। मिडिल पॉइंट होने की वजह से दोनों पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या आएगा। यस, बताइए। अगर ये पॉइंट मिडिल है तो ये क्या होगा, a/2, और ये भी क्या होगा, a/2। आपका डिस्टेंस लगेगा ना, तो ये चार्ज से ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक का डिस्टेंस a/2 है और उस चार्ज से भी a/2 है। बाकी दोनों चार्ज रहेंगे, उनका डिस्टेंस भी सेम है। इसका मतलब है आपको ये वाला डिस्टेंस भी चाहिए, है ना, और ये डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो ये कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये तो इसका हाइपोटेन्यूज है, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, a² प्लस a²/4 और इसका अंडर रूट, ये एक्सप्रेशन आएगा। समझ पा रहे। तो बस अभी हम आसानी से इसका एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। तो आप बताइए कि अब हम क्या करें, पोटेंशियल एट द पॉइंट ए को कैसे एक्सप्रेस करें। पहले दोनों पॉजिटिव चार्ज के इफेक्ट। यस, बताइए क्या करूं। 1/4πε0, ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0 Q/R। R मीन्स ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस, कहां से, चार्ज से। क्या लिखूं, Q/A/2 लिख सकता हूं। यस, अब वैसे भी आपको बताया गया था कि पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होगा, उसका बात को भी ध्यान में रखिए। सो प्लस यही चीजें दूसरी चार्ज को भी सेम एक्सप्रेशन आ रहा है, इसलिए दोबारा क्यों लिखो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके बेटा, यस। तो इन दोनों चार्ज का पोटेंशियल का एक्सप्रेशन हम लिख चुके हैं। बाकी ये दोनों चार्ज का पोटेंशियल लिखना है। सो क्या लिखना पड़ेगा, प्लस में या माइनस में। यस, माइनस में, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है। इसको मैं 2 टाइम्स कर सकता हूं, बिकॉज दोनों चार्ज जो है ना सिमिलर सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। तो क्या लिखूंगा, 1/4πε0। यस, Q/ नेगेटिव था तो नेगेटिव साइन बाहर दिया, Q/A² प्लस A²/4, इसका क्या, अंडर रूट। ओके, डायरेक्टली हम पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल का एक्सप्रेशन पुट कर रहे हैं, बिकॉज चार्जेस ही पॉइंट है ना। डायरेक्टली फॉर्मूला कि B = 1/4πε0 Q/R, इसको हम पुट कर रहे हैं। तो बस इसको सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। फाइन, यस। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में रिंग को लेके आपको पूछना चाहूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए, ये ना एक चार्ज रिंग है, ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। अगर आपको कुछ बोला नहीं तो हमेशा आपको बताया गया है इसको यूनिफॉर्म समझ लेने का। तो ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है जिसका चार्ज आपको कैपिटल Q दिया है और इसका रेडियस आपको R दिया है। समझ पा रहे हैं। और ये इसका एक्सिस है, ये थोड़ा 3 डायमेंशनल पिक्चर है, 3 डायमेंशनल सिचुएशन है, इसको आप इमेजिन कीजिए। ओके, रिंग ऐसा है और एक्सिस ऐसा है, करेक्ट। तो ये सर्कुलर रिंग अगर ऐसा है, आपको क्या दिया है मालूम, यहां पे इसका रेडियस क्या दिया है, R दिया है। ओके, अभी ये डिस्टेंस का इन्होंने A ले लिया, कहां से, सेंटर से यहां तक डिस्टेंस A लिया। इस पॉइंट से
और एक चार्ज को उन्होंने थ्रो किया। वो चार्ज जो है वो प्लस क्यू है, प्लस स्मॉल क्यू है। इसको फेंका गया, हमने यहां से थ्रो किया, करेक्ट, और इसको यू स्पीड से थ्रो किया गया। क्वेश्चन ये है कि कम से कम आप कितना स्पीड से फेंके, कम से कम कितना स्पीड से थ्रो करें ताकि ये जो चार्ज पार्टिकल है ये रिंग को क्रॉस करके चले जाए। सोचिए, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा क्या? नहीं, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो रिपल्सन होने की वजह से उस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करके इसको जाना पड़ेगा, है क्या नहीं? यस, दैट मींस ये इसको आने नहीं दे रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है, तो अगर इसको जाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको वर्क करके जाना पड़ेगा, इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करके जाना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? यस। क्वेश्चन ये है, व्हाट शुड बी मिनिमम वैल्यू ऑफ यू सो दैट, इसको लिख लेता हूं, व्हाट शुड बी मिनिमम वैल्यू ऑफ यू सो दैट द पार्टिकल विल क्रॉस सेंटर ऑफ रिंग। What is the minimum value of initial speed u so that the charge q plus q है ना will cross center of क्या रिंग। तो ये है यहां का क्वेश्चन। तो बताइए आप क्या करेंगे, कैसे सोचेंगे? क्वेश्चन तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आपको एक्सप्लेन किया कि इसको रिपेल करेगा तभी तो हम इसको एनर्जी देके छोड़ रहे हैं, है ना, कुछ इसको करने की एनर्जी दे रहे हैं जिसकी वजह से उस कई की वजह से वो वर्क कर पा रहा है और उसको क्रॉस कर रहा है। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको आइडिया कैसे लगाना चाहिए, आप ही बताइए। अगर चार्ज को हम थ्रो कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे? हमेशा क्वेश्चन को बराबर समझिए, क्वेश्चन क्या दे रहा है, और उसको सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट को आप चुन लीजिए, सिलेक्ट कीजिए। आपका कंसेप्ट सिलेक्शन प्रॉपर होना जरूरी है। सोचिए, इस चार्ज पार्टिकल का जो मास है ना, वो भी दिया है आपको, मास इज इक्वल टू स्मॉल m, ये इंफॉर्मेशन दिया है। तो क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन अगर आपको ध्यान में आ गया है, सो हम क्या करें? क्या हम यहाँ पे कोई कंजर्वेशन लॉज लगा सकते हैं? यस, बिल्कुल आप लगा सकते हैं। आप यहाँ पे कंजर्वेशन लॉज से ही सॉल्व कर पाएंगे। कौन सा कंजर्वेशन लॉज? यस, उसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये कंसेप्ट हम यूज कर लेंगे, है ना। कई बार हमने ये कंसेप्ट फिजिक्स क्लास में यूज कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ध्यान में रखिए, है ना। सो कौन बताएगा कि इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी कैसे निकाला जाए? अरे आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझा, समझने के बाद आपके मन में आया कि यस, मैं इस क्वेश्चन को कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से सॉल्व कर दूंगा, है ना, ये आपके मन में आया, तो आपको करना पड़ेगा ना। तो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल मतलब यहाँ पे इसका दूरी कितना है, ये डिस्टेंस कितना दिया है, ए दिया है। डिस्टेंस क्यों दिया है सोच लेना, हर इंफॉर्मेशन क्यों दिया है, ये सोचने से आपका लिंकिंग जो है, लिंकिंग करने में प्रॉब्लम नहीं आता, आप इजीली लिंक कर पाते हैं। सो हाफ एम यू स्क्वायर क्या है? उसका काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे एक्सप्रेस करें, कौन बताएगा? क्या आपके मन में कुछ कंसेप्ट आया पोटेंशियल एनर्जी को एक्सप्रेस करने के लिए? कल ही आपको बताया गया था, जब भी आपको पोटेंशियल डिफाइन करना है, याद कीजिए पोटेंशियल को डिफाइन कैसे किया गया था। ये जो मैं लिखा हूं ना हेडिंग में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे डिफाइन हुआ था, याद कीजिए। हमने पोटेंशियल को डिफाइन किया था, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, याद करो, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो वहां से आप निकाल सकते हैं, समझ पा रहे हैं? तो यहां पे वैसे ही करना पड़ेगा, बिकॉज रिंग क्या है, एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, रिंग कोई पॉइंट चार्ज नहीं है, ताकि आप वो फॉर्मूला यूज करें। आप वो फॉर्मूला डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। कौन सा फॉर्मूला? अब याद कीजिए, U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 by R। ये कौन सा फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला तब अप्लाई करते हैं, ये इंटरैक्शन एनर्जी है, ये Q1 पॉइंट चार्ज है, Q2 पॉइंट चार्ज है, दोनों पॉइंट चार्ज जब आपस में इंटरैक्शन कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला यूज कीजिए। यहाँ पे दोनों पॉइंट चार्ज है क्या? यहाँ पे दोनों पॉइंट चार्ज नहीं है, एक तो पॉइंट चार्ज है जो प्लस क्यू है, बट जो प्लस कैपिटल क्यू है वो रिंग में डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, ये एक एक्सटेंडेड बॉडी है, कोई पॉइंट चार्ज नहीं है।
इसलिए आप वो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। आपको क्या करना चाहिए, यहाँ देखो पोटेंशियल क्या है, v इज इक्वल यू बाई क्यू। तो यहाँ से ना u कितना आ गया, q इंटू वी। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट वे है जिसमें आप पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। पर्टिकुलरली एक्सटेंडेड बॉडी के लिए आप ये कंसेप्ट यूज कीजिए। अगर आपके सामने एक्सटेंडेड बॉडी आ गया, आप एक्सटेंडेड बॉडी का मतलब क्या, रॉड, रिंग, डिस्क, स्फीयर, है ना। तो एक्सटेंडेड बॉडी का पोटेंशियल अगर आपको पता है, उसमें चार्ज को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको पोटेंशियल एनर्जी आ गया। आ गया क्या नहीं, यस। सो पोटेंशियल एनर्जी को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो ये अगर काइनेटिक एनर्जी है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखूंगा, प्लस क्यू इंटू वी। वी किसका है, यस आप सही समझ रहे हैं। यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो रिंग का है। रिंग का है कहाँ पे, उस पॉइंट पे जहां से इसको थ्रो किया गया है। समझ पा रहे हैं? तो मैंने क्या बताया, आपके दिमाग में आया, अगर एक्सटेंडेड बॉडी है और आपको एक्सटेंडेड बॉडी केस में पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो आप क्या कीजिए, एक्सटेंडेड बॉडी का जो पोटेंशियल है ना, वो निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उससे आपको पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। यस। सो आगे बढ़ते हैं। सो हाफ m इंटू यू स्क्वायर प्लस क्यू इंटू, यस डायरेक्टली फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला था, अभी अभी तो लिखा था 1/4πε0 क्यू किसका चार्ज है, रिंग का चार्ज है, कैपिटल क्यू है, होल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स। अरे एक्स मतलब क्या, एक्स मतलब ए है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। इससे ना आपको पोटेंशियल एनर्जी आ गया। तो उस चार्ज पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी रिंग के रेस्पेक्ट यहाँ पे लिख दिया गया है। सो दिस इज इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी आपको मिल चुका है हाफ एम स्क्वायर प्लस 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यूब बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। तो वंस आपको इनिशियल एम मिल गया है, तो फाइनल एम आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी कहां पे एक्सप्रेस करेंगे, कहां, वो सोचना पड़ेगा। इनिशियल आपने इसको थ्रो कर दिया ना, आपको पूछा कि कम से कम कितना स्पीड से थ्रो करे ताकि रिंग को क्रॉस कर जाए। अरे बेटा सोचिए आपको कहां तक लेना है, फाइनल पॉइंट कहां पे मानना है, सोचिए, थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ता है। ये चार्ज जैसे ही रिंग के पास पहुंच गया, कहां पहुंच गया, रिंग का सेंटर पे पहुंच गया। एक बार इसको आप सेंटर में पहुंचा दो बस, उसके बाद क्या करेगा, अपने आप जाएगा, अपने आप उस तरफ जाएगा। क्यों, यस आप सही सोचे। एक बार अगर ये सेंटर के पास पहुंच गया, उसके बाद ये रिंग जो है ना, उसको तो रिपेल करेगा ना, रिपेल करेगा, ऑटोमेटिकली इसको आगे की तरफ क्या करेगा, वो ढकल देगा, आगे की तरफ रिपेल करेगा, तो ऑटोमेटिकली वो जाता रहेगा। तो इसलिए इस चार्ज पार्टिकल को बस यहीं तक अगर ले लिया ना, उसके बाद हमारा काम खत्म, बिकॉज हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कम से कम कितना स्पीड दे ताकि द चार्ज विल क्रॉस द सेंटर ऑफ रिंग, क्रॉस करके चला जाएगा। अरे क्रॉस करेगा, एक बार सेंटर पे आ गया ना, ऑटोमेटिकली वो इसको रिपेल करेगा और चला ही जाएगा, रिपेल होते होते चला जाएगा। सो दैट मीन्स हमें इस चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो कम से कम इसको यहां पहुंचाना पड़ेगा। तो यहां पे हम वेलोसिटी को क्या मानेंगे, सेंटर पे हमें वेलोसिटी को जीरो मानना पड़ेगा, क्योंकि हमें कम से कम वहां तक पहुंचाना। हमें क्या मिनिमम स्पीड पूछा गया ना, मिनिमम स्पीड पूछा गया, इसलिए मैं यहां पे जीरो ले रहा हूं। अगर मैं मिनिमम से थोड़ा ज्यादा लूंगा तो यहां पे जीरो नहीं लिखूंगा। आप समझ पा रहे, यस। क्योंकि मिनिमम स्पीड पूछा गया है तो मैं यहां पे वेलोसिटी को जीरो मान रहा हूं। समझ पा रहे, तो एक कम से कम स्पीड से फेंक दिया ना, यहां पे जीरो हो गया, उसके बाद क्या होगा, वो रिंग उसको रिपेल करेगा, तो फिर ऑटोमेटिकली वो आगे जाता रहेगा। समझ पा रहे, ऐसा है। तो फाइनल मैकेनिकल एनर्जी कहां पे, रिंग का सेंटर पे। ये चार्ज अभी रिंग का सेंटर पे आ चुका है, ऐसा आप सोच लीजिए। जब ये रिंग का सेंटर पे आ गया तो फाइनल में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी तो जीरो कर दिया हमने, यहाँ पे वेलोसिटी को क्या ले लिया, जीरो। वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गया है, जीरो हो गया है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मैं पोटेंशियल एनर्जी को पॉजिटिव में क्यों लिख रहा हूँ, समझ पा रहे, ये भी पॉजिटिव, तो प्लस में लिखूंगा ना, प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे, सो वही एक्सप्रेशन Q इनटू पोटेंशियल ऑफ रिंग, रिंग का पोटेंशियल कहां, अब ये पार्टिकल कहां पे आ चुका है, एट सेंटर। वहां तो हमने एक्सिस का फॉर्मूला यूज किया था, यहां पे सेंटर का फॉर्मूला यूज करेंगे, इसलिए फाइनल मैकेनिकल एनर्जी विल बी Q इनटू व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ रिंग, 1/4πε0 Q, कैपिटल Q बाय R। बस, तो ये हो गया है फाइनल मैकेनिकल एनर्जी 1/4πε0
कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय आर। सो दिस इज फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। ऐसा है, इस तरीके से सॉल्व करना पड़ता है। कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने है, प्रॉब्लम को अच्छे से समझना पड़ता है, उसके बाद बराबर कंसेप्ट लेके लिंक करना पड़ता है और अच्छे से देखना पड़ता है सिचुएशन क्या है, पहले क्या था, कहाँ तक जाएगा, क्यों यहाँ तक जाएगा, ये सब चीजें सोचना पड़ता है। अब तो हो गया, आपको ये सोल्यूशन आ ही गया है, क्योंकि आपको एम इनिशियल पता है, एम फाइनल पता है, आप दोनों को इक्वल कर दीजिए और आपका आंसर आ गया। आपके लिए अननोन कौन है, यू अननोन है, बाकी सब नोन है। सो फाइनल आप क्या कीजिए, एमी इनिशियल इज इक्वल टू एमी फाइनल, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इसको इक्वल कर दीजिए और फाइंड आउट कर दीजिए जो आपको पूछा गया था, वो है यू। ये आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए और आप कर सकते हैं, बस दोनों को इक्वल करो और आपका यू निकल गया। हो गया, समझ में आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये बात आपको ध्यान में आ गया, ये बात आपको ध्यान में आ गया। मैंने क्या बोला था, एक्सटेंडेड बॉडी अगर है, एक्सटेंडेड बॉडी का अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो पोटेंशियल को 4 से मल्टीप्लाई कर देना और वो सारे फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R किसके लिए यूज करना, पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज का इंटरेक्शन एनर्जी के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा, थर्ड क्वेश्चन में आपको रिंग के रिलेटेड और एक क्वेश्चन दिया है। अच्छे से देख लीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन रिंग को लेके बनाया गया है। क्वेश्चन क्या है, उन्होंने सिचुएशन में ऐसे दिया कि यहाँ पे एक रिंग नहीं दो रिंग दे दिया है। जैसे कि एक के बड़ा रिंग ले लेते हैं, इसका रेडियस थोड़ा सा ज़्यादा है और एक्सिस हम एकदम यूनिएक्सियल रिंग ले रहे हैं, मतलब दोनों का जो एक्सिस है ना सेम ही है, दोनों का एक्सिस सेम, एक के थोड़ा बड़ा रिंग है और एक थोड़ा सा छोटा रिंग है, बस ऐसे इन्फॉर्मेशन दिया है। ओके बेटा देखो, इसका चार्ज मान लेते हैं पॉजिटिव, ये जो रिंग है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है और ये जो रिंग है ना ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, ऐसा कुछ भी आपको दे दिया है। इसका चार्ज को हम ले लेते हैं Q1 और इसके चार्ज को Q2 ले लेते हैं, रेडियस R1 ले लेते हैं, इसका रेडियस R2 ले लेते हैं, ये सब चीज़ आपको दिया है, करेक्ट। इसका नाम O1 लिख देते हैं, उसका सेंटर को O2 लिख देते हैं और ये जो सेंटर टू सेंटर के बीच में डिस्टेंस है ना उसको A मान लेते हैं। A जो है सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस। ओके, देखिए अब सिचुएशन तो ऐसे बना दिया गया है, ऐसा 2 रिंग आपको ले लिया गया है। इसको अच्छे से लिखना बहुत जरूरी है, नोट नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं तो रिवाइज किसको करोगे। इसको लिखना बहुत जरूरी है। चलो बेटा देखो आप, तो एक चार्ज को यहां से फेंका गया, थ्रो किया गया, समझ पा रहे हो। एक चार्ज है ना, क्वेश्चन क्या दे रहा है कि एक चार्ज है और एक चार्ज है, उसको मैं Q0 ले लेता हूं, जैसे कि एक टेस्ट चार्ज है। Q0 चार्ज जो है टेस्ट चार्ज पॉजिटिव पहले से बोला गया था। सो एक चार्ज प्लस Q0, इसको ना हम थ्रो कर रहे हैं, इसको यहां से वहां मूव कर रहे हैं, करेक्ट। और ये यूनिफॉर्मली जा रहा है, दैट मीन्स O1 से O2 को यूनिफॉर्मली जा रहा है। जब Q0 चार्ज, ये चार्ज Q0 जब O1 से O2 को जाएगा तो व्हाट विल बी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, दैट मीन्स थोड़ा स्टेटमेंट देखिए। स्टेटमेंट क्या है, व्हाट अमाउंट, कई बार बच्चे स्टेटमेंट को समझ नहीं पाते। व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क, व्हाट अमाउंट ऑफ क्या वर्क हैज टू बी डन ऑन चार्ज, हैज टू बी डन ऑन चार्ज Q0। जो Q0 चार्ज है ना उस पे कितनी वर्क होगा when it moves from, कहां से कहां गया, कहां से O1 to O2। बेटा देखो ये स्टेटमेंट को समझिए, स्टेटमेंट को अच्छे से समझिए, क्या पूछा जा रहा है कि what amount of work has to be done, उस चार्ज पे कितनी वर्क डन होना चाहिए जब वो O1 से O2 को जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, यहां पे हमें किस फोर्स का वर्क पूछा गया है, क्या यहां पे हमें इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क पूछा गया है या एक्सटर्नल फोर्स का वर्क पूछा गया है, किसका वर्क पूछा गया है। सोचिए इस लैंग्वेज में क्या दिख रहा है आपको,
व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क हैज टू बी डन ऑन चार्ज क्यू नॉट। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स का वर्क पूछा गया है, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क पूछा गया है व्हेन द टेस्ट चार्ज इज मूविंग फ्रॉम O1 टू O2। ये आपके लिए क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, क्या करोगे आप? अगर आपको वर्क चाहिए तो वर्क से ऐसे कौन सा क्वांटिटी है जो आपने रिलेट किए हैं? यस, रिसेंटली हमने रिलेट किया। हमने क्या रिलेट किया? रिसेंटली हमने ये रिलेट किया है कि यू फाइनल ले सकते हैं या तो V फाइनल भी ले सकते हैं। फाइन, V फाइनल, फाइनल पोटेंशियल V फाइनल माइनस V इनिशियल इज पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स फॉर यूनिट चार्ज। याद कीजिए, ये वाला जो कंसेप्ट है उसको हम यूज कर लेंगे। ये स्टेटमेंट आपको भी हेल्प करेगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन आपको हेल्प करेगा। बिकॉज आपके लिए फाइनल पोटेंशियल मतलब क्या है? O2। फाइनल मतलब O1 से O2 को जा रहा है ना, तो फाइनल कौन सा? O2 है। सो पोटेंशियल एट O2 माइनस पोटेंशियल एट O1, समझ पा रहे हैं, इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स फॉर यूनिट चार्ज व्हेन दिस टेस्ट चार्ज इज मूविंग फ्रॉम O1 टू क्या? समझ पा रहे हैं? तो ये बस इसको यूज कीजिए और आपका आंसर आ गया। आपको बस अभी क्या करना है, इसको देखिए, अभी आपको VO2 फाइंड आउट करना है, VO1 फाइंड आउट करना है, तो आपको वर्क डन आ गया। सो आपको वर्क डन के लिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, देयरफॉर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल्स टू Q नॉट इनटू V एट O2 माइनस V एट O1। इसका मतलब है आपको डेफिनेटली बस पोटेंशियली फाइंड आउट करना पड़ेगा। आपको जो पूछा गया है ना वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, उसके लिए आप पोटेंशियल फाइंड आउट कर दीजिए। और कैसे फाइंड आउट करें, कौन बताएगा, कौन सोच पाएगा? ये तो जो है कंसेप्ट कौन सा यूज होगा, ये मैंने आपको एक्सप्रेस किया, आपको हिंट दे दिया कि ऐसा कंसेप्ट यूज करना है। आप कैसे करोगे, थोड़ा सोचिए। ये पोटेंशियल डिफरेंस के डेफिनेशन आपको यूज करके सॉल्व करना है। तो पोटेंशियल कैसे निकाले, O1 के पास पोटेंशियल कैसे निकाले, O2 के पास पोटेंशियल कैसे निकाले? आप बोलोगे यस हमें तो पता है, हमको तो सर बताए हैं कि रिंग का सेंटर में पोटेंशियल का एक्सप्रेशन। आप बोलोगे यस रिंग का सेंटर है ना, चार्ज दिया है, रेडियस दिया है, O1 इसका सेंटर है, इसलिए मैं क्या करूंगा, V एट O1 को ऐसा एक्सप्रेस करूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय R1। सोचो, एक बच्चा ने सोच लिया कि अरे सर ने तो ये फॉर्मूला बताया, ये तो रिंग का सेंटर में पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है, ठीक है नहीं? यस, ये बात सही है, ये रिंग का सेंटर में पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है। और उसने ये सोचा कि चार्ज Q1 है, रेडियस R1 है, उसने इसलिए पोटेंशियल कैसे एक्सप्रेस कर दिया। क्या ये करेक्ट है या रॉन्ग है? क्या ये करेक्ट है? ये बिल्कुल रॉन्ग है। बच्चे ऐसे कर लेते हैं, ऐसे गलत तरीके से कर लेते हैं। देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब जब आप फील्ड निकालते हैं, जब जब आप पोटेंशियल निकालते हैं, आपको किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है ना, बट यू हैव टू कंसिडर इफेक्ट ऑफ ऑल सराउंडिंग चार्जेस। उसको मत भूलिए, आपको जितने भी सराउंडिंग चार्जेस है सभी के इफेक्ट आपको कंसिडरेशन करना चाहिए। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे कौन से चार्ज है, यहाँ पे कौन से चार्ज है वो देख लीजिए। कौन से चार्ज है? चार्ज Q1 भी है और चार्ज Q2 भी है, दोनों चार्ज है। समझ पा रहे हैं? तो जब आप O1 पे पोटेंशियल निकालेंगे तो आपको Q1 का भी इफेक्ट लेना पड़ेगा, आपको Q2 का भी इफेक्ट लेना ही पड़ेगा, दोनों का इफेक्ट लेना पड़ेगा। तो आपने अगर सिर्फ ये एक्सप्रेशन लिखा तो आपने इफेक्ट किसका लिया, Q1 का लिया, तो क्या आपने Q2 का इफेक्ट लिया? नहीं लिया ना, ये गलत हो जाएगा। सो यू हैव टू कंसिडर इफेक्ट ऑफ ऑल सराउंडिंग चार्जेस, इसको मत भूलिए। अभी भी जो बच्चा, जो स्टूडेंट ऐसे लिखा वो गलत तो नहीं किया है, बट उसका पार्शियली करेक्ट है, क्योंकि उसने इसका तो इफेक्ट लिया बट इसका इफेक्ट लेना भूल गया है। अब आपको इसका इफेक्ट लेना ही पड़ेगा। तो अभी हमने Q1 के इफेक्ट ले लिया, Q1 के इफेक्ट जब लिया ना तो हमने सेंटर का फॉर्मूला पुट कर दिया। बात तो सही है, बिकॉज O1 पॉइंट Q1 के हिसाब से सेंटर है ना नहीं? बट O1 पॉइंट Q2 के हिसाब से कौन सा पॉइंट है? सोचिए ना, कौन सा पॉइंट? एक्सिस वाला पॉइंट है। मतलब अगर मैं अलग से दिखाऊं, ये देखिए, ये चार्ज कौन सा है? Q2 वाला रिंग, उसका चार्ज क्या है? नेगेटिव है, नेगेटिव है ना। और ऑब्जर्वेशन पॉइंट अभी हम कौन सा ले रहे हैं? O1 पे ले रहे हैं। ये पॉइंट कौन सा है? O1 है। ये डिस्टेंस क्या है? A है। सोचो, और इसका रेडियस क्या है? R2 है। तो जब आप Q2 का इफेक्ट यहां लेंगे, Q2 का इफेक्ट O1 के पास लोगे, तो आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना पड़ेगा? क्या Q2 के लिए आप सेंटर का फॉर्मूला यूज करेंगे? नहीं, जो O1 पॉइंट है वो Q2 का सेंटर पे नहीं है।
O1 पॉइंट Q2 का एक्सेस में है, तो एक्सेस का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे जो पहला टर्म है, जो फर्स्ट टर्म है, वो किसके लिए लिखा गया, इस रिंग के लिए लिखा गया, और जो दूसरा टर्म है ये ऊपर वाला रिंग के लिए लिखा गया है। समझ पा रहे हो ना? यस। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R, ऐसे क्यों लिखा, ऐसे क्यों लिखा, सोच लिया ना? तो ये किसका फॉर्मूला, ये सेंटर का फॉर्मूला, ये कौन सा फॉर्मूला, एक्सिस का फॉर्मूला है। तो एक रिंग के लिए दैट मीन्स जो बड़े वाला रिंग है, तो बड़े वाला रिंग के लिए मैंने सेंटर का फॉर्मूला यूज किया, और जो छोटे वाला रिंग है उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया, एक्सिस का फॉर्मूला यूज किया। O1 पॉइंट को देखो ना, O1 पॉइंट को देखो, इसको देखो, ये इसके एक्सिस में है, तो एक्सिस का ही तो फॉर्मूला यूज करूंगा ना। और O1 पॉइंट को देखो, बड़े के हिसाब से सेंटर में है, तो सेंटर का फॉर्मूला यूज करूंगा ना। समझा ना? यस। चलिए, ऐसा ही कौन बताएगा V at O2 क्या होगा। अब हम चलते हैं O2 के पास। अब आपके लिए ऑब्जर्वेशन पॉइंट O1 नहीं रहा, अभी ऑब्जर्वेशन पॉइंट कौन हो गया, O2 हो गया। और O2 किसका सेंटर है, O2 इसका सेंटर है ना, जिसका सेंटर है उसका सेंटर का फॉर्मूला यूज कर देंगे। यस, क्या लिखेंगे, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2, Q2/R2 सही लिख रहा हूं। देखो, O2 पॉइंट हमारे लिए बन गया ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये है, और ये छोटा रिंग का सेंटर है, तो छोटा रिंग का सेंटर का फॉर्मूला यूज कर लिया। यस, पर O2 पॉइंट बड़ा रिंग के हिसाब से सेंटर नहीं, बड़ा रिंग के हिसाब से एक्सिस वाला फॉर्मूला है, कुछ वैसे ही है, बड़े के हिसाब से ये एक्सिस का फॉर्मूला है। तो क्या लिखूंगा, +1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके बेटा, इंटू Q1/R1 स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का अंडर रूट। होपफुली आप समझ गए होंगे। तो O2 पॉइंट जो है, O2 पॉइंट जो है, ये हमारे लिए ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, और ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है ना, ये छोटे रिंग के हिसाब से क्या है, सेंटर है, पर बड़े रिंग के हिसाब से एक्सिस में है, तो बड़े रिंग का मैं एक्सिस का फॉर्मूला यूज किया, और छोटे का सेंटर का फॉर्मूला यूज कर दिया। ऐसा थोड़ा क्लेवरली क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप कहीं छोटी जगह में चूक गए ना, छोटी जगह में अगर आपने गलत कर दिया ना, आपको पूरा प्रॉब्लम ही रॉन्ग हो जाएगा। पर हम क्या बोलते हैं, हमारा सिली मिस्टेक हो गया है। सिली मिस्टेक नहीं होता, हमें ध्यान देके काम करना पड़ता है ना, वहां पे हम मिस्टेक कर लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आखिरी में पता चल गया। सो नाउ वी हैव टू फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अब आप कर लेंगे, बिल्कुल आप कर लेंगे। आपको V at O1 पता है, V at O2 पता है, ये सारे एक्सप्रेशन यहाँ पुट कर दीजिए और आपका आंसर मिल गया। ओके, सो दैट मीन्स आपको ये जो VO1 है, ये सारे एक्सप्रेशन यहाँ पुट कर देना पड़ेगा, है ना, और VO2 का एक्सप्रेशन यहाँ पुट कर देना पड़ेगा, और आपका आंसर आ जाएगा, है ना। यस, सो चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया। ये पोटेंशियल रिलेटेड कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन हो रहा है, पोटेंशियल के बारे में डिस्कशन हो रहा है। ओके बेटा, वंस आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इस तरह आइडियाज मिल गया है, अब ना हम धीरे धीरे चलेंगे डिस्क की तरफ। डिस्क का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, पिछले बार की तरफ ही काम करना पड़ेगा। पिछले बार आपने रिंग का फील्ड निकाला था, फिर डिस्क का फील्ड निकाला था। कितने बार आप ऐसा चीजें फेस कर रहे हैं। ऐसा ही आपको रिंग का पोटेंशियल पता है, तो आप डिस्क का पोटेंशियल निकाल सकते हैं, बढ़िया आसानी से निकाल सकते हैं। चलो कोई बात नहीं। सो नेक्स्ट हम चलते हैं डिस्क को, हाउ टू फाइंड पोटेंशियल ऑफ डिस्क। एक चार्ज्ड डिस्क ले लेते हैं। ये देखिए, ये एक चार्ज्ड डिस्क है। ये चार्ज डिस्क जो है 3 डायमेंशन में है, सोचिए, तभी तो एलिप्स जैसे दिख रहा है। तो ये जो चार्ज डिस्क है ना, तो हमें इसका पोटेंशियल यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ये इसका एक्सिस है, एंड एट दिस एक्सियल पोजीशन वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल ऑफ दिस डिस्क। आप क्या करेंगे, डिस्क का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो आप वो सारी चीज़ें ले लीजिए, लाइक आप पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी चार्ज ले सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव आएगा, कुछ नहीं, बस। आप इसका चार्ज डेंसिटी ले लीजिए, क्योंकि ये सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए मैं सिग्मा डिफाइन किया। सिग्मा क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया। एज यूजुअली अगर कुछ बोला नहीं तो आपको सिग्मा को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। सिग्मा कांस्टेंट का मतलब है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है ना। ये सारी चीजें आपको मालूम है, कोई बात नहीं। वो आइडिया कितने बार आप करोगे, कितने बार कर चुके हो आप फिजिक्स में? बार बार ये काम हो रहा है। क्या करूं, कैसे शुरू करूं, कैसे
कैसे ध्यान में आया? यस, आप सही सोच रहे हैं, मुझे लेना पड़ेगा एलिमेंट। हाँ, इंटीग्रेशन करना चाहता हूँ, सो इंटीग्रेशन करने के लिए छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा। हम एक बैकग्राउंड क्रिएट कर चुके हैं, हम रिंग का पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं और रिंग वाला जो बैकग्राउंड है ना, अब वो हमें हेल्प करेगा। तो रिंग वाला एक्सप्रेशन यूज करना है। देखिए, अगर मैं डिस्क में एक एलिमेंट लेता हूं तो आपको कितनी बार बताया गया है, ये जो एलिमेंट आपको दिख रहा है ना, थोड़ा शेडेड कर रहा हूं, ये एलिमेंट आपको कैसे दिख रहा है? ये तो आपको रिंग जैसे दिख रहा है, बिल्कुल रिंग जैसे दिख रहा है। और इस रिंग का चार्ज को हम क्या मान सकते हैं? चलिए, ये जो रिंग है ना, इसके चार्ज को डी क्यू मान लेते हैं। डी क्यू क्या है? वो छोटा रिंग का चार्ज। और हमें यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आप इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो आपको वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। तो वेरिएबल कौन है? यहाँ पे ये जो रेडियस है ना रिंग का रेडियस को छोटा आर मान लो। यस, रिंग का रेडियस छोटा आर, जबकि डिस्क का रेडियस बड़ा आर है। ये जो डिस्क है ना, उसका रेडियस हम कैपिटल आर मान लेते हैं। ये इसका सेंटर है, दिस इज ऑब्जर्वेशन पॉइंट। और जो डिस्टेंस है इसको एक्स मान लेते हैं। एक्स इज द ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस। तो क्योंकि यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में हुआ है, तो आपको एरिया को टारगेट करना पड़ेगा। हम सबसे पहले जो छोटे रिंग जैसे दिख रहा है ना, एक स्ट्रिप दिख रहा है ना, ये स्ट्रिप कैसे दिख रहा है? स्ट्रिप रिंग जैसे दिख रहा है। क्योंकि रिंग जैसे दिख रहा है तो ये हमारे लिए अभी टारगेट है, उसको हम टारगेट करेंगे, उसका एरिया निकालेंगे, उसका चार्ज निकालेंगे, उसका पोटेंशियल निकालेंगे, सब कुछ उसका ही करेंगे। पहले बताइए उसका एरिया कितना आएगा? उसका कुछ थिकनेस है या नहीं? उसका थिकनेस है। ये जो थिकनेस है उसको कैसे डिफाइन करोगे? इस थिकनेस को डी आर मान लेते हैं ना। रिंग का रेडियस आर है और रिंग का थिकनेस क्या है? डी आर है। तो जो स्ट्रिप बनेगा उसका लेंथ क्या होगा? उसका लेंथ होगा 2 पाई आर इंटू ब्रेथ क्या होगा? डी आर, 2 पाई आर डी आर। इससे ना उसका एरिया आ गया है। मतलब कई बार आप काम कर चुके हो, तो उसके एरिया को मैं अगर डी ए लिखूंगा, सो डी ए क्या होगा? रिंग का लेंथ कितना है? रिंग का लेंथ है 2 पाई आर और उसका ब्रेथ कितना है? डी आर। तो लेंथ इंटू उसका थिकनेस, उससे एरिया आ गया ना। तो वंस एरिया आ गया तो क्या हम डी क्यू, ये जो चार्ज है, इसको सिग्मा इंटू डी ए लिख सकते हैं? यस, बहुत बार लिख लिया ऐसा, सिग्मा इंटू डी ए। तो दैट मीन्स ये होगा सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर। तो वंस आपको चार्ज निकल गया, ये चार्ज जिस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है वो रिंग जैसे दिख रहा है ना। तो क्योंकि रिंग जैसे दिख रहा है तो हमको रिंग का पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो एलिमेंट जो है उसका पोटेंशियल को डीवी मान लेते हैं और एलिमेंट देखने को रिंग जैसा है, तो रिंग का फॉर्मूला क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज क्या है? डी क्यू बाय रेडियस क्या है उसका? स्मॉल आर, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ओके बेटा, ये देखो रिंग का पोटेंशियल का फॉर्मूला मैंने यूज किया, रिंग का पोटेंशियल का फॉर्मूला है। सो आगे क्या करें? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू तो आप निकाल चुके हैं, दैट मीन्स सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू क्या? डी आर होल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। समझ पा रहे हैं? यस, ऐसा ही करना पड़ेगा। आगे आपको इसको इंटीग्रेशन करना है, लिमिट पुट करना है। कैसे करेंगे इंटीग्रेशन? क्या आप कर पाओगे? यस, बिल्कुल कर पाओगे, बिकॉज कई बार हमने ऐसा इंटीग्रेशन कर चुके हैं। सो बाय इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, सो वी दैट मीन्स पोटेंशियल ऑफ डिस्क, सारे कांस्टेंट बाहर निकल दे, पाई कट गया है, सो क्या बाहर आएगा? 2 कट गया है, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सही लिखा? यस, इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर होल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। देखिए इंटीग्रेशन कैसे होगा। और स्मॉल आर का लिमिट क्या है? स्मॉल आर का लिमिट है फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर। लिमिट का मतलब क्या है? लिमिट का मतलब है एक्सट्रीम वैल्यूज। आप एलिमेंट को बदल के तो देखिए। अगर आप बहुत ही छोटा रिंग लेंगे, एकदम सेंटर में रिंग लेंगे, तो उसका रेडियस लगभग क्या आएगा? 0 आएगा। रिंग को आगे बढ़ाते जाएंगे, आखिरी में जो रिंग आएगा, आखिरी में जो एलिमेंटरी रिंग आएगा, उसका रेडियस क्या होगा? कैपिटल आर। इसलिए स्मॉल आर का लिमिट क्या होगा? 0 से लेके कैपिटल आर, जो मैं सामने लिखा हूं। समझ पा रहे? यस, ये इंटीग्रेशन कैसे होता है? कुछ आपको याद आया? कैसे होता है? कैसे हमने किया था ये? यस, इस प्रकार के इंटीग्रेशन कई बार हम कर चुके हैं। सो लेट वेरिएबल चेंज कर दें। लेट टी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अरे बेटा, यहाँ पे x कांस्टेंट है, आपको ध्यान में आया ना? x कांस्टेंट है। मैं कितनी भी रिंग लूं, x तो वही रहने वाला है, बिकॉज सभी रिंग के लिए ऑब्जर्वेशन पॉइंट तो वही है। x वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल कौन है? स्मॉल आर है, तभी तो स्मॉल आर का लिमिट पुट कर रहे हैं।
चलो ऐसे इंटीग्रेशन कई बार हमने किया है, इसको वेरिएबल को चेंज कर लेते हैं, टी स्क्वायर इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, दोनों तरफ डेरिवेटिव कर देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। हमने इसको कुछ टी स्क्वायर सब्सटीट्यूट किया। चलिए दोनों तरफ डेरिवेटिव करते हैं। सो डी बाय डी आर ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाय डी आर ऑफ आर स्क्वायर प्लस, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो। तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? हम यहाँ पे चेन रूल लगा सकते हैं। सो दैट 2 इंटू टी है ना, 2t इंटू डी टी बाई डी आर। देखिए कौन सा रूल लगाया? चेन रूल। इज इक्वल टू बस 2r प्लस जीरो, बिकॉज कांस्टेंट है, जीरो है। यहाँ पे रूल कौन सा लगा? चेन रूल। अलर्ट कर देता हूँ, बार बार फिजिक्स में यूज हो रहा है। तो यहाँ से 2 कट जाने के बाद आपको क्या मिल रहा है? यस, आपको मिल रहा है टी डी टी इज इक्वल टू आर डी आर। ये सब क्या हो रहा है देखो आप। और क्योंकि आप वेरिएबल चेंज कर रहे हैं, इसलिए आपको लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, लिमिट चेंज करना पड़ेगा। बिकॉज पहले इंटीग्रेशन आर के रेस्पेक्ट हो रहा था, अभी आप टी को ले रहे हो, आप वेरिएबल को चेंज कर रहे हो, आपका वेरिएबल अभी टी होने वाला है, तो आपको लिमिट भी किसका डालना पड़ेगा? बेटा टी का डालना पड़ेगा। ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस बात को जरूर ध्यान में रखिए। जब आप लिमिट चेंज करते हैं, जब आप लिमिट चेंज करते हैं, केयरफुल चेंज कीजिए। आप देखिए अच्छे से, देखो देखो बेटा, यहाँ पे जो स्मॉलर जीरो है, ये क्या स्मॉलर के रेस्पेक्ट लिमिट है ना, लिमिट स्मॉलर के रेस्पेक्ट है। जब स्मॉलर जीरो है तो टी कितना होगा देख लेते हैं। सो व्हेन स्मॉलर इज जीरो टी इज इक्वल टू, ये देखो स्मॉलर जीरो है तो टी कितना होगा? एक्स होगा। यस, टी इज इक्वल टू एक्स। यहीं पे आपको पुट करना पड़ेगा, स्मॉलर जीरो टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो टी कितना आ गया? एक्स आ गया। अच्छा, व्हेन स्मॉलर इज इक्वल टू कैपिटल आर, तो टी कितना होगा? स्मॉलर को जब कैपिटल आर पुट करेंगे तो टी होगा कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। समझ पा रहे बेटा? देखो इस तरीके से आपको लिमिट में भी चेंज लाना पड़ेगा। ये अगला स्टेप देखिए, हाउ टू चेंज द लिमिट। हम लिमिट कैसे चेंज करें? तो ये एक प्रकार का इंटीग्रेशन है जो बार बार फिजिक्स में आपको फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, चलिए तो ये सारी चीज़ों को वहाँ पे इंप्लीमेंट कर दें, सारे वैल्यूज वहाँ पे पुट कर दें, तो आपका जो रिक्वायरमेंट था वो फुलफिल हो जाएगा। इसको मैं मिटा लेता हूँ, आप इसको नोट डाउन करना। ठीक है, अच्छे से नोट डाउन करना। यहीं पे लिखता हूँ। सो फाइनली, सो देयरफॉर v इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यस, इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर की जगह मैं क्या लिखूंगा? यस, टी डी टी लिख दूंगा, होल डिवाइडेड बाय आर डी आर को हमने क्या पुट किया? टी डी टी। आपको देखा नहीं ऐसा? अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या माना था? टी स्क्वायर माना था ना। अरे ये तो बड़ा सिंपल इंटीग्रेशन हो गया, बड़ी आसानी से इंटीग्रेशन अभी हो जाएगा। कई बार बच्चे मुझे पूछते हैं, कई बार स्टूडेंट मुझे पूछते हैं, मुझे क्या पूछते हैं पता? कि सर आप ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं? ये तो इंटीग्रेशन था, अब इसको कितना घुमा फिरा के इसको टी में बदल रहे हैं, उसका लिमिट चेंज कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसे क्यों कर रहे हैं? ऐसे नहीं करोगे तो आपको इतना सिंपल इंटीग्रेशन कैसे आएगा? वो जो इंटीग्रेशन था, जो कॉम्प्लेक्सिटीज आपको दिख रहा था, ये क्या मैथमेटिकल मेथड है ना, यही तो मैथमेटिक्स का कमाल है, मैथमेटिक्स का मैजिक है, ये क्या नहीं? यस। तो ऐसा इजी इंटीग्रेशन कैसे मिलेगा? अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो कर देंगे ना, तो आपका काम बड़ी आसान हो जा रहा है ना, तो हम क्यों ना करें? तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, टी स्क्वायर का रूट क्या? टी होगा, टी टी कट गया तो इंटीग्रेशन डी टी आ गया ना, और टी का लिमिट हम डिफाइन कर चुके हैं। तो व्हाट इज लिमिट ऑफ टी? क्योंकि अभी इंटीग्रेशन टी का रेस्पेक्ट हो रहा है, इसलिए आपको टी का ही लिमिट पुट करना पड़ेगा। तो टी का लिमिट क्या है? टी का लिमिट है एक्स से, देखो ना, जब आर जीरो था, जब आर जीरो है तो टी क्या है? एक्स है। जब आर कैपिटल आर है तो टी कितना है? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट अपर लिमिट, और एक्स क्या है? लोअर लिमिट। बड़ी आसानी से इंटीग्रेशन हो गया है, और आपको डिस्क का एक्सप्रेशन आ गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। डी का इंटीग्रेशन क्या होता है? टी होता है, टी होता है, और इसका लिमिट आपको पता है, एक्स से लेके आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। अब हो गया, आपका काम हो गया है। अब आप क्या लिख सकते हो? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, अपर लिमिट मीन्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट माइनस लोअर लिमिट मतलब एक्स। और यही है फाइनल एक्सप्रेशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है बेटा, ये है पोटेंशियल ऑफ डिस्क, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। ये फॉर्मूला आपको काफी हेल्पफुल होगा, इसको ध्यान में रखना। ये क्या है?
इसको बार बार आप यूज करोगे ना तो आपके ध्यान में रह जाएगा, रटना नहीं है, बार बार यूज करने से ये फॉर्मूला आपके पीछे पीछे रहेगा। यूज नहीं करोगे, रटोगे तो फिर पीछे छोड़ देगा आपका, है ना। सो कोई बात नहीं, ये सारे एक्सप्रेशंस आपको ध्यान में आ गया, समझ में आ गया। हमने क्या किया किया, कुछ नहीं, बस एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, वो रिंग जैसे दिख रहा था, हमने रिंग का एरिया डिफाइन किया, उसका चार्ज डिफाइन किया, रिंग का फॉर्मूला पुट कर दिया, इस तरह काम किया, इंडिकेशन कर लिया जो हम बार बार फिजिक्स में कर रहे हैं। चलिए बेटा, इसको बार बार यूज करो, यूज करोगे तब भी आपका पीछे पीछे रहेगा, फॉर्मूला आपके पीछे 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 रहेगा, पीछे पीछे भागेगा। यूज नहीं करोगे ना, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पीछे ही छोड़ देगा, फिर डराएगा आपको। हम्म। चलिए, डिस्क का पोटेंशियल आ गया, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ओके बच्चे, उसको लिख लिया आप। समझ में आया कि अभी तक हमने कई सारे चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम समराइज करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी सभी चीज़ों में डिस्कशन कर चुके हैं। और अभी हमारा पोटेंशियल के बारे में डिस्कशन चालू है, इंटरेक्शन एनर्जी के बारे में डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, देखिए क्या है कि हम आगे बढ़ने से पहले थोड़ा आप सोच लीजिए, ये जो पोर्शन हम शुरू किए हैं, इस पोर्शन का नाम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इस पोर्शन का नाम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ये एक बहुत बड़ा पोर्शन है, कैसा आपने 11th स्टैंडर्ड में मैकेनिक्स लर्न किए वैसा ही है। यहाँ पे अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं, फिर हम कैपेसिटेंस पढ़ेंगे, करंट, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, फिर हम चले जाएंगे मैग्नेटिज्म को। ये पोर्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जेई का कोर्स कर रहे हैं या आप नीट का कोर्स कर रहे हैं, आगे जाके इस पोर्शन का जो एप्लीकेशन है आपके लिए बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है, आप मेडिकल फील्ड में जाइए या तो आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाइए, तो आपकी सभी चीज़ का एप्लीकेशंस होंगे। फिजिक्स में जो कुछ लर्न कर रहे हैं, इवन आपने मैकेनिक्स लर्न कर चुके हैं, आप हीट लर्न कर चुके हैं, तो आप सारे स्टूडेंट्स जब हायर एजुकेशन करेंगे, आप जब आगे का कोर्स करेंगे, वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ओके बेटा, इसलिए अच्छे से चीज़ों को समझिए। सोचिए, अभी तक हमने जो एक्सप्रेशन डिराइव किए हैं, लाइक हमने ये एक्सप्रेस किया फोर्स को 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये फोर्स का एक्सप्रेशन था। सिमिलरली फील्ड का एक्सप्रेशन क्या निकला? 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर। सिमिलरली पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या निकला? 1/4πε0 Q बाय आर। पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या निकला? 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर। अब कैसे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस दिख रहा है ना, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस दिख रहा है, पर ये जरूर ध्यान में रखिए, ये सारे एक्सप्रेशन आप रैंडमली यूज नहीं कर सकते। ये एक्सप्रेशन आप कब यूज करोगे? फॉर वैलिड फॉर, ये एक्सप्रेशन किस लिए वैलिड है? पॉइंट, वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, ये पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। तो एक्सटेंडेड बॉडी आया, डिस्ट्रीब्यूशन आया, आप डायरेक्टली उसको यूज नहीं कर सकते, उसको भी ध्यान में रखिए। तो ये बेसिक एक्सप्रेशन अगर आपको सीखने को मिल गया है, जैसे ये इंट्रैक्शन एनर्जी में देखिए आर है, पोटेंशियल में नीचे आर है, फोर्स और फील्ड में नीचे क्या है? आर स्क्वायर, डिपेंडेंसी आर है। तो सारे डिपेंडेंसी भी थोड़ा थोड़ा ना आप ध्यान में रखो। चलो कोई बात नहीं, अब मैं एक इनको ना आपस में रिलेट करना चाहूंगा, इनको आपस में हम रिलेट कर सकते हैं। एक रिलेशन आप ऑलरेडी मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं। क्या आपको याद है कि मैकेनिक्स में जब हम वर्क पावर एनर्जी चैप्टर पढ़ रहे थे, वर्क पावर एनर्जी, वहां पर भी एनर्जी का कंसेप्ट आया था, वहां पर भी पोटेंशियल एनर्जी आया था क्या नहीं? हम वर्क पावर एनर्जी पढ़ चुके हैं, हम ग्रेविटेशन पढ़ चुके हैं, हम ये रिलेशन कर भी चुके हैं। फिर भी मैं आपको बताऊंगा, देखिए हम फोर्स को रिलेट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के साथ और फील्ड को रिलेट करते हैं पोटेंशियल के साथ। ये रिलेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम अभी जो है वही चीज पे थोड़ा डिस्कस करेंगे। क्या है? रिलेशन बिटवीन फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सबसे पहले इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसको एक्सप्रेस कर लेते हैं। ओके, चलिए, क्या था वो रिलेशन? क्या था? क्या आपको ग्रेविटेशन में याद है? फील्ड क्या है? फील्ड कोई स्केलर नहीं है, फील्ड क्या है? वेक्टर है। इसको एग्जैक्टली क्या बोला था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन है। डायरेक्शन क्या है? अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। पोटेंशियल वेक्टर नहीं, वो स्केलर है।
दैट मीन्स हम एक वेक्टर को एक स्केलर के साथ रिलेट करना चाहते हैं। ये देखो, ये एक वेक्टर है और ये क्या है, स्केलर है। आप इन दोनों को रिलेट करना चाहते हैं, कैसे रिलेट करेंगे? क्या मैथमेटिक्स में ऐसा कोई मैकेनिज्म है जिसमें हम वेक्टर को स्केलर से रिलेट करते हैं? क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म है? देखिए, मैथमेटिक्स में जब कैलकुलस, अभी तो आपका फंक्शन चल रहा है, धीरे धीरे आपका लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन हो जाएगा। सो कैलकुलस में एक ऑपरेटर यूज होता है, एक ऑपरेटर यूज होता है जिसके द्वारा हम इनको रिलेट कर सकते हैं। सोचिए, मैं ये रिलेशन पहले ही बताया था। रिलेशन क्या है? ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल, ये ऑपरेटर है जिसका बात कर रहा था मैं, डेल इंटू वी, डेल वी। देखिए, जिनको याद नहीं है जो ग्रेविटेशन में डिस्कशन हुआ था, वो थोड़ा अच्छे से फोकस कीजिए। जिनको याद होगा उनको तो समझ में आ गया होगा। सो ये ना एक ऑपरेटर है, ये एक ऑपरेटर है। क्या ऑपरेटर? इसको बोलते हैं डेल ऑपरेटर, इसको बोलते हैं डेल ऑपरेटर। सोचने वाली बात है। ये एक वेक्टर ऑपरेटर है। तभी आप देखिए, इसके ऊपर में एरो सिंबल क्यों दिया है? बिकॉज ये स्केलर ऑपरेटर नहीं, एक वेक्टर ऑपरेटर है। आप जब हायर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो इसके बारे में आपको डिटेल सिखाया जाएगा। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करते हैं, ग्रेजुएशन कोर्स करते हैं, तो वहाँ पे ना इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो 11-12 स्टैंडर्ड में मैं इसको लिमिटेशन करके यूज़ कर रहा हूँ। सो ये देखिए, ये ऑपरेटर अभी क्या है, स्केलर है। जब डेल ऑपरेटर, डेल, इसका नाम क्या है, डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर एक वेक्टर ऑपरेटर है। मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये देखो, समझ पा रहे हैं? और इसको डेल ऑपरेटर को डिफाइन कैसे किया गया मालूम? सो डेल ऑपरेटर को ऐसे डिफाइन किया गया, आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड। इस तरीके से एक्सप्रेस किया गया। सो ये कोई स्केलर ऑपरेटर नहीं है, ये एक वेक्टर ऑपरेटर है। इसको मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस किया। देखिए, सोचिए, आई कैप डेल बाय डेल एक्स, ये तो आपने पढ़ा होगा। ये सिंबल क्या है? डी बाय डी एक्स लिखना और डेल बाय डेल एक्स लिखने में क्या डिफरेंस? ये तो पहले से बताया गया था कि डी बाय डी एक्स कब लिखते हैं, डेल बाय डेल एक्स कब लिखते हैं। इसको हम टोटल डिफरेंशिएशन और इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। याद होगा आपको? ये पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये जब ऐसा लिखते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव, ये क्या है? टोटल डेरिवेटिव है। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब आप समझे हैं ना, कि जब मोर देन वन वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि हम कोई प्रॉब्लम को डील कर रहे हैं, कोई सिचुएशन डील कर रहे हैं, वहां पे मोर देन वन वेरिएबल आ गया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स वाई जेड, ये सब क्या है? वेरिएबल्स है। जो डिपेंडेंसी है, जो फील्ड का डिपेंडेंसी है, वो स्पेस डिपेंडेंसी आपको दिख रहा है। फील्ड का एक स्पेशियल डिपेंडेंसी दिख रहा है, स्पेस डिपेंडेंसी दिख रहा है, स्पेस कोऑर्डिनेट पे डिपेंडेंसी दिख रहा है। तो फील्ड का स्पेस कोऑर्डिनेट पे कौन सा डिपेंडेंसी दिख रहा है? एक्स वाई जेड में दिख रहा है। एक्स वाई जेड आर कॉल्ड एज स्पेस कोऑर्डिनेट्स। और स्पेस कोऑर्डिनेट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, वो डिपेंडेंट है। तो क्योंकि मोर देन वन वेरिएबल्स आ गया है, इसलिए हम पार्शियल डेरिवेटिव का आइडिया लगाएंगे। और क्या आपको मालूम है कि जब हम पार्शियल डेरिवेटिव का आइडिया लगाते हैं, जब हम डेल बाय डेल एक्स लिखते हैं, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे डेरिवेटिव एक्स का रेस्पेक्ट हो रहा है। अगर एक्स का रेस्पेक्ट हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? वाई एंड जेड को क्या मानना पड़ेगा? वाई एंड जेड को मानना पड़ेगा कांस्टेंट। ये आपको पहले से मैंने बताया था, वाई एंड जेड आर कांस्टेंट। या किसने अगर लिखा डेल बाय डेल वाई, उसको क्या मानना पड़ेगा? ये पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है, वाई का रेस्पेक्ट हो रहा है, तो वहां पे एक्स एंड जेड को क्या मानना पड़ेगा? कांस्टेंट। ये हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। वेव मैकेनिक्स में इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन हो रहा था। सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं फिजिक्स में भी आपको पार्शियल डेरिवेटिव बार बार आपके सामने आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव आएगा। सो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये स्पेस कोऑर्डिनेट पे डिपेंडेंट है। एक्स वाई जेड आर स्पेस कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पे मोर देन वन वेरिएबल आया, इसलिए हम यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव यूज कर रहे हैं।
और पार्शियल डेरिवेटिव को लेके ये जो वेक्टर ऑपरेटर डिफाइन किया गया उसका नाम क्या है, डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर को इस तरीके से एक्सप्रेस किया, और डेल ऑपरेटर जब ऑपरेट करता है, डेल ऑपरेटर किस पे ऑपरेट करता है, पोटेंशियल पे ऑपरेट करता है। जब डेल ऑपरेटर पोटेंशियल पे ऑपरेट करता है उससे आपको फील्ड का इंफॉर्मेशन मिलता है। इसको मैथमेटिक्स में, कैलकुलस लैंग्वेज में इसको बोलते हैं ग्रेडियंट। हम इसको लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ, क्या लिखेंगे, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। इनफैक्ट ग्रेडियंट वर्ड यूज कब होता है मालूम, ग्रेडियंट वर्ड कब यूज होता है, जब डेल ऑपरेटर कोई भी स्केलर पे ऑपरेट करता है उसको हम ग्रेडियंट बोलते हैं। डेल ऑपरेटर जब स्केलर पे ऑपरेट करेगा ना, हम इसको क्या बोलेंगे, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट बोलते हैं हम। ऐसा ही जब आप हायर मैथमेटिक्स लर्न करेंगे वहां पे ग्रेडियंट के अलावा और भी ऑपरेशन होते हैं। डेल ऑपरेटर सिर्फ स्केलर पे ऑपरेट करेगा कोई जरूरी नहीं है, ये डेल ऑपरेटर स्केलर के जगह ऐसे भी सिचुएशन होते हैं जिसमें वेक्टर पे भी ऑपरेट कर सकता है। डेल ऑपरेटर जब वेक्टर पे ऑपरेट करेगा तो वहां पे डॉट ऑपरेशन हो सकता है, क्रॉस ऑपरेशन हो सकता है। आप जानते हैं ना कि डेल ऑपरेटर का डॉट ऑपरेशन किसके साथ होगा, एक वेक्टर के साथ होगा। अगर वेक्टर क्वांटिटी के साथ किया, वेक्टर क्वांटिटी, ऐसे भी हो सकता है। डेल ऑपरेटर का ऑपरेशन क्रॉस प्रोडक्ट हो सकता है, किसके साथ, वेक्टर के साथ। क्वांटिटी लिखना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। सोचिए यहां आपने क्या देखा, यहां आपने डेल ऑपरेटर जो है स्केलर से ऑपरेशन कर रहा है। दैट मीन्स जो डेल ऑपरेटर है इट ऑपरेट्स ऑन अ स्केलर, ये स्केलर पे ऑपरेट कर रहा है जो आपको वहां पे दिख रहा है। तो डेल ऑपरेटर अगर स्केलर पे ऑपरेट किया तो हम इसको क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर बोलते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल या पोटेंशियल ग्रेडियंट ऐसे बोलते हैं। समझ पा रहे? अगर डेल ऑपरेटर वेक्टर पे ऑपरेट किया और डॉट ऑपरेशन किया तो इसको डाइवर्जेंस बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। ये सारे बात आपको आगे मालूम पड़ेगा अगर आप हायर फिजिक्स में इन्वॉल्व हो जाएंगे, हायर मैथमेटिक्स में इन्वॉल्व हो जाएंगे। इसको मिटा लेता हूं, ठीक है। तो आपको ना ये सारी चीजें आपको ध्यान में आएगा। वेक्टर पे ऑपरेट कर सकता है, डॉट ऑपरेशन कर सकता है, क्रॉस ऑपरेशन कर सकता है। अगर डॉट ऑपरेशन किया ना तो इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस, दिस इज कॉल्ड एज डाइवर्जेंस, इसको डाइवर्जेंस बोलते हैं। और अगर वेक्टर पे क्रॉस ऑपरेशन किया, दिस इज कॉल्ड एज कर्ल, क्या बोलते हैं, कर्ल बोलते हैं। ओके, समझ में आ रहे हैं? सो केयरफुल ध्यान दीजिए यहां पे, दैट मीन्स डेल ऑपरेटर के बारे में मैं बात कर रहा हूं। सो इसमें डेल ऑपरेटर जो है, डेल ऑपरेटर क्या है आपके सामने दिखाया गया है। और डेल ऑपरेटर स्केलर पे ऑपरेट कर रहा है, वेक्टर पे भी ऑपरेट कर सकता है। वेक्टर ऑपरेशन आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए उसके बारे में मैं ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करूंगा। सो वेक्टर ऑपरेशन सिलेबस पे नहीं है। आपके सिलेबस में डेल ऑपरेटर का सिर्फ स्केलर पे ऑपरेशन है, जैसे कि आप ये रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके बेटा, चलिए कोई बात नहीं, इसलिए हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। पर बस एक जानकारी के लिए बोल दिया आपको कि डाइवर्जेंस क्या है, कि डेल ऑपरेटर जब वेक्टर से डॉट ऑपरेशन करेगा तो हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंस। और डेल ऑपरेटर अगर वेक्टर पे क्रॉस ऑपरेशन करेगा तो हम क्या बोलेंगे, कर्ल बोलेंगे, कर्ल। चलिए खैर उसके बारे में हम अभी कुछ बात करना नहीं चाहिए, इसको मैं मिटा लेता हूं। वापिस हम ग्रेडियंट पे आ जाते हैं। ओके बेटा, देखिए आप ये सब चीजें देख लीजिए, इसको हम वहां पे पुट कर देंगे और आपका रिलेशन आ जाएगा। सो देयरफॉर अभी ई वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ई वेक्टर को हमने डिफाइन कैसे किए, नेगेटिव ऑफ डेल वी, सो माइनस नेगेटिव ऑफ डेल ऑपरेटर क्या है, आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड। समझ पर इनटू भी, दैट मीन्स ये जो ऑपरेटर है इसको हमने पोटेंशियल पे ऑपरेट किए। सोचिए तो यहाँ पे टोटल 3 टर्म्स आएंगे बिकॉज हम यहाँ पे 3 डायमेंशन में वर्क कर रहे हैं। सो दैट फील्ड वेक्टर, इसलिए फाइनली आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, सो माइनस ऑफ आई कैप डेल वी बाय डेल एक्स, डेल मीन्स पार्शियल डिफरेंशिएशन, फिर माइनस जे कैप डेल वी बाय डेल वाई माइनस के कैप डेल वी बाय क्या डेल जेड। तो इस तरीके से हम ऑपरेट कर सकते हैं। तो देखिए फाइनली एक रिलेशन आपके सामने आ गया है और इसमें सारे टर्म नेगेटिव में है ना।
फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, फील्ड का तीनों कंपोनेंट्स है, हम इसको रिलेट कर सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ई एक्स आई क्या प्लस आप क्या लिख सकते हो ई वाई जे क्या प्लस क्या लिख सकते हैं ई जेड के क्या। ये फील्ड का एक्सप्रेशन है। आप इसको कंपैरिजन कीजिए, दोनों एक्सप्रेशन को कंपैरिजन कीजिए तो आपको ई एक्स कितना मिलेगा, ई एक्स मिलेगा माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। देखिए आई कैप ई एक्स कितना होगा माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। सिमिलरली ई वाई क्या होगा, फील्ड का वाई कंपोनेंट क्या होगा माइनस डेल वी बाय डेल वाई, और फील्ड का जेड कंपोनेंट होगा माइनस डेल वी बाय डेल जेड। ओके, तो ये तीनों फॉर्मूला, ये तीनों एक्सप्रेशन जो मैंने लिखा ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखा हूँ। ये सब कुछ मैंने कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज किया, मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज किया। हम एज यूजुअली इसको ज़्यादातर यूज करते हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में फील्ड और पोटेंशियल को किस तरीके से रिलेट किया गया, उसके कंपोनेंट्स जो है एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट को एक्सप्रेस करने के लिए आप इसको ऐसे यूज करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे स्पेस डिपेंडेंसी दिख रहा है, इसका मतलब क्या आपको समझना चाहिए। आपके इसका मतलब ये है कि जो फील्ड है ना, फील्ड जो है, व्हाट इज फील्ड, फील्ड इज द चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू स्पेस कोऑर्डिनेट, है ना। अगर पोटेंशियल बदलेगा नहीं, आपको तो मालूम है कि अगर कोई चीज़ वेरी नहीं करेगा, बदलेगा नहीं, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, जीरो आएगा ना। बात वैसे ही है। अगर आपको फील्ड का एक्स कंपोनेंट डिफाइन करना है, जैसे कि ये स्पेस है, ये स्पेस में फील्ड है, कैसे आप कंफर्म होंगे, आप कैसे कंफर्म होंगे कि एक पर्टिकुलर स्पेस में फील्ड है। अगर एक पर्टिकुलर स्पेस में फील्ड है तो डेफिनेटली पोटेंशियल को वेरी करना चाहिए, पोटेंशियल को बदलना चाहिए। अगर वो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट बदल रहा है तो फील्ड का एक्स कंपोनेंट होगा। अगर पोटेंशियल वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट बदल रहा है तो उसका फील्ड का वाई कंपोनेंट होगा, सिमिलरली जेड कंपोनेंट होगा। सो देयर शुड बी अ वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू स्पेस कोऑर्डिनेट। सो ऑल दीज आर द एक्सप्रेशन फॉर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस रिप्रेजेंट्स वेरिएशन। तो इसलिए पर्टिकुलर मैं इसको मेंशन कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है। वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे, स्पेस, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू स्पेस कोऑर्डिनेट्स। स्पेस कोऑर्डिनेट्स किसको बोलते हैं, एक्स वाई जेड, इनको बोलते हैं। तो जब तक स्पेस कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट पोटेंशियल वेरी नहीं करेगा, बदलेगा नहीं, तो फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसका जरूर ध्यान में रखिए। कभी कभी ऐसा बच्चे के दिमाग में आता है कि पोटेंशियल है तो फील्ड डेफिनेटली होगा। पोटेंशियल होने से डेफिनेटली फील्ड होगा, कोई जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर स्पेस में पोटेंशियल है और वो वेरी नहीं कर रहा है। सोचिए, पोटेंशियल है और वो कांस्टेंट है, वो स्पेस कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट वेरी नहीं कर रहा है। अगर पोटेंशियल स्पेस कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट वेरी नहीं करेगा, बदलेगा नहीं, तो वहां पे फील्ड क्या आएगा, जीरो आएगा। तो पोटेंशियल होते हुए भी फील्ड क्या आएगा, जीरो आएगा। दैट मीन्स ऐसा पॉसिबल है कि एक पर्टिकुलर स्पेस में पोटेंशियल है, पोटेंशियल इज नॉट इक्वल टू जीरो बट फील्ड इक्वल टू जीरो, ऐसा हो सकता है। आप देखिए, हम आगे का सिचुएशन लेंगे, उस सिचुएशन में ये सारी चीजें आएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो दिस इज रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल इन स्पेस कोऑर्डिनेट्स, दैट मीन्स इन टर्म्स ऑफ, हम इसको लिखना चाहिए इन कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम में ये हमने रिलेट किया। ओके बेटा, चलिए अब इसको लिख लीजिए अच्छे से। एक बात तो आपको ध्यान में आया, एक वर्ड जिसको हम ग्रेडियंट बोलते हैं, ये क्या है। ग्रेडियंट वर्ड तब यूज होता है जब डेल ऑपरेटर किसी भी स्केलर पे ऑपरेट करता है। ओके बेटा, और हम यहाँ पे कौन सा ग्रेडियंट बोलेंगे, हम बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको कभी कभी ऐसा भी बोलते हैं नेगेटिव ऑफ, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल, क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ऐसा भी बोलते हैं, या ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, आप कुछ भी बोलिए, उसमें कुछ फर्क नहीं करेगा, चलेगा। इसको आप लिख लीजिए अच्छे से। तो ये था रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल इन कार्टेशियन सिस्टम। ऐसा जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है मैथमेटिक्स में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ऐसा पोलर कोऑर्डिनेट्स भी होते हैं। क्या, पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में मैं आपको आइडिया दूंगा। ज़्यादातर केस में हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यूज करते हैं। हम बोले तो हम जब 11-12 के बच्चे जो है ना, यस, 11-12 के बच्चे जो है ना, ज़्यादातर केस में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को फेस करते हैं।
और एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसका नाम क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट्स। ये बहुत ही कम यूज़ होता है, फिर भी आपको मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स भी बताना। सो मैं एक्चुअली नेक्स्ट क्लास में पोलर कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट पे रिलेट करने वाला हूँ। वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं रहेगा, बट जब ऐसा क्वेश्चन आता है, मतलब पोलर कोऑर्डिनेट्स को लेके क्वेश्चन आता है, वो एक डिटरमाइनिंग फैक्टर हो जाता है। एक लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स उसको अटेंड नहीं कर पाते हैं जब पोलर कोऑर्डिनेट्स में आता है ना? और मैं आपको सिखाऊंगा, सिंपल है, मैं आपको 2 डायमेंशनल पोलर सिखाऊंगा, 3 डायमेंशनल पोलर शायद नहीं सिखाया चलता है। सो नेक्स्ट क्लास हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो रिलेशन मैंने शुरू किया उस पर हम वर्क करेंगे, कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन वर्क करता है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। सो अगले क्लास में हम क्या करने वाले हैं, अगले क्लास में इस रिलेशन को लेके कई सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और पोलर रिलेशन भी फाइंड आउट करने वाले हैं। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से लर्न करना बेटा, अच्छे से लर्न कीजिए, नॉलेज को अच्छे से गेन कीजिए। नॉलेज आपको कहीं पे भी काम में आएगा। नॉलेज ऐसा चीज़ें हैं जो आपको लाइफ भर काम में आएगा। तो नॉलेज सीखना बहुत ज़रूरी है, नॉलेजियस हो जाइए, ठीक है। तो इसको अच्छे से लर्न कीजिए, इस पर कुछ वर्क कीजिए। आप कुछ जो क्वेश्चन सॉल्विंग आपको बताया था आप करते रहिए। तो शायद आपको असाइनमेंट जो है हम आज ही भेज रहे हैं, आपका असाइनमेंट मिल जाएगा, उसके बाद आप असाइनमेंट से सॉल्व करना चालू कर दीजिए। ओके ओके बेटा, थैंक यू। तब तक के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खुश रहिए, घर पे रहिए और घर पे रहकर मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। थोड़ा थोड़ा टाइम पास करो बट ज़्यादा टाइम पढ़ाई पे स्पेंड कीजिए। ओके ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय।